अगर तुम्हें लाइट चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता और तुम शुरुआत से स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद तुम्हें और किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड कॉन्फिडेंटली तुम अपने एग्जाम में 90 प्लस से ज्यादा स्कोर भी कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। और ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में कंप्लीट हो ताकि आपको कम टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एक सरफेस होता है और उस सरफेस पर एक लाइट रे आती है। ये लाइट रे हमारी क्या हो गई, आती है और वापस से इसी सरफेस से लाइट रे क्या हो जाती है, चली जाती है। और ये हमने बीच में क्या डाल दिया, एक नॉर्मल लाइन, यानी हमारी जो आने वाली लाइन है यानी इंसिडेंट रे और जो जाने वाली लाइन है यानी रिफ्लेक्टेड रे और बीच में नॉर्मल, ये तीनों के तीनों देखोगे तो सेम सरफेस पर होते हैं, राइट, सेम सरफेस पर होते हैं। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या हुआ, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी ऐसा समझ लो कि कोई लाइट रे आ रही है, टकराकर वापस चली गई उसी फेस में, मतलब उसी सरफेस पर, तो हम बोलते हैं उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी सेम प्लेन में होना कंपलसरी है। सेकंड हमारे पास पूछा जाता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो ऑब्वियसली दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ लेते हैं इस चीज को। अब ये इंसिडेंट रे है, यहां से अगर कोई लाइन आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। इस रिफ्लेक्टेड रे, इससे जो एंगल बनेगा नॉर्मल के बीच में, ये हो जाएगा एंगल आर। यानी नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। अब ये दोनों ही हमेशा इक्वल होते हैं, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये कहता है हमारा रूल नंबर 1। सेकेंड रूल क्या कहता है, इंसिडेंट रे यानी ये वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे यानी ये वाली रे, और थर्ड हमारी नॉर्मल, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होते हैं। मिरर के दो प्लेन होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, यानी एक पॉलिश्ड एरिया और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ही तीनों के तीनों फेस होते हैं। ये दो हमारे कहलाते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है टाइप्स ऑफ मिरर कितने होते हैं। तो देखो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं हमारे सिलेबस के अंदर। एक हमारा आता है प्लेन मिरर, जो कि सिंपल वही है जो हम घरों में यूज करते हैं अपने फेस वगैरह देखने के लिए। दूसरा आता है स्फेरिकल मिरर, जिसके बारे में कॉन्सेप्ट हमें इस चैप्टर में क्लियर करना है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब सीधी, जैसे मेरा हेड ऊपर की तरफ है, मैं अगर मिरर में अपना फेस देखूंगा प्लेन मिरर के अंदर, तो उस इमेज का भी हेड हमेशा ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। सेम साइज का होता है, यानी जितने बड़े हम दिख रहे हैं मिरर में भी सेम साइज दिखाई देगा। इमेज इज फॉर्म एज फॉर बिहाइंड द मिरर, यानी सपोज करो तुम्हारे सामने एक मिरर है, अब तुम मिरर से जितनी दूर होते जाओगे, जितनी दूर मिरर से जाओगे, इमेज जो मिरर के अंदर है वो भी सेम उतनी ही डिस्टेंस पर और अंदर होती जाएगी, यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस भी सेम होता है। लिटरली इन्वर्टेड, यानी ऐसा कह सकते हो कि वो इन्वर्टेड होती है, बट पूरी तरह से कंप्लीटली इन्वर्टेड होती नहीं है, क्योंकि उसकी रे डायग्राम जो है वो इन्वर्टेड के फॉर्म में बनती है। इसमें हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। हमारा आता है स्फेरिकल मिरर और इसके टाइप। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। पहला कौन सा, कॉनकेव, और दूसरा कौन सा, कॉन्वेक्स। नाम और स्ट्रक्चर में होती है बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कि कॉनकेव कौन सा है और कॉन्वेक्स कौन सा है। एक बताऊंगा, परमानेंट तरीके से याद हो जाएगा, बहुत आसान ट्रिक है। देखो इस नाम को देखो ध्यान से, यहां पर नाम में क्या आ रहा है, कॉनकेव, क्या आ रहा है, केव। केव का मतलब सिंपल होता क्या है, गुफा, यानी जहां पर ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर अंदर की तरफ स्पेस खाली हो, अंदर की तरफ स्पेस खाली, उसी को तो गुफा बोलेंगे। अब दोनों मिरर हैं, दोनों मिरर का ये रेड वाला जो पॉइंट है ये पॉलिश सरफेस है, यानी उसके उधर से हमें कोई मतलब है नहीं। कौन से मिरर में अंदर की जगह खाली है, देखो ये रहा, अंदर की तरफ जगह खाली है, यानी यही हो गया क्या हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, जब अंदर की तरफ जगह खाली होगी तो कॉनकेव हो जाएगा। अब बचेगा दूसरा वाला, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। सिंपल तरीके से याद हो गया कॉन्वेक्स और कॉनकेव में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, पहली दूसरी चीज, ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है। कॉनकेव कन्वर्जिंग मिरर होता है और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर होता है। कैसे कह सकता हूं मैं, कन्वर्ज, सारी लाइट जा रही है एक पॉइंट पर आ रही है। कन्वर्जिंग का मतलब एक पॉइंट पर मिलना, डाइवर्जिंग का मतलब अलग अलग रास्ते में डाइवर्स हो जाना, डाइवर्स हो जाना। बात समझ में आ गई, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग, कॉनकेव कन्वर्जिंग, सिंपल सी चीज है।
आराम से याद हो गया होगा और अब तुम्हें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में भी डिफरेंस पता चल गया होगा अच्छे से। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये पूरा का पूरा टर्म्स मैं आपको एक डायग्राम के बेसिस पे बताऊंगा ताकि आप लोगों को इजीली लर्न भी हो जाए और इजीली समझ में भी आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ये हमने एक कॉनकेव मिरर ले लिया है। कौन सा मिरर? कॉनकेव। क्यों? क्योंकि सरफेस अंदर की तरफ है, जगह अंदर की तरफ है, केव है, गुफा है, ठीक है। अब इस कॉनकेव मिरर को अगर मैं सर्कुलर फॉर्म में बना दूं तो इस सर्कल का एक सेंटर होगा, ऑब्वियसली होगा। अब ये हो गया इस सर्कल का सेंटर और इस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी रिप्रेजेंट करते हैं सी से और बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सी से होकर एक प्रिंसिपल एक्सिस डाल देते हैं, यानी इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर को जहां पर टच करता है या क्रॉस करता है उसको हम बोलते हैं पोल और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से, राइट। इस सी और पी के बीच की जो पॉइंट होती है बिल्कुल मिड पॉइंट, उसको हम बोलते हैं क्या? एफ, फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं? फोकस। यानी फोकस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? सीपी। सीपी को मैंने हाफ कर दिया, 2 कर दिया, तो क्या बन गया? फोकल लेंथ। क्या बन गया? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बेसिकली होगी क्या? एफ पी। एफ से लेकर पी तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का डबल क्या हो जाता है? सीपी। बस क्लियर हो गई बात। यहाँ पे इतनी ही चीजें हमें यहाँ पर समझनी है जो कि इंपॉर्टेंट है एक डायग्राम को, यानी एक रे डायग्राम को समझने के लिए और वापस से उसको बनाने के लिए भी। इस चैप्टर के बाद, इस चैप्टर को टीच करने के बाद, यानी आप जब इस वीडियो को देख लोगे कंप्लीटली तो इस चैप्टर में कोई भी डाउट आपको नहीं रहने वाला है। और मीनवाइल आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस चैप्टर में कराए जाएंगे, मतलब एक अलग से सेपरेट वीडियो में दे दूंगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें होंगे और डेफिनेटली 100% उस वीडियो से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसने ही फंसने हैं। फिलहाल हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ना एक क्वेश्चन इस वाले सिर्फ एक अकेले इसी स्लाइड से जरूर आने वाला है और वो है क्या भाई साहब? रे डायग्राम। रे डायग्राम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो समझते हैं। मैंने सारे डायग्राम एक में रखे हैं, यानी हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ना क्या है कि ऑब्जेक्ट कहां पर होगा तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी। ऑब्जेक्ट यहां होगा तो इमेज यहां बनेगी, प्लस इमेज का नेचर कैसे होने वाला है, शेप एंड साइज कहां होने वाला है और उसकी पोजीशन कहां होने वाली है। तो सब कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर है, इनफाइनाइट पर है, तो याद रखना कि इमेज जो है वो एफ पर बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और बहुत ही ज्यादा स्मॉल कह सकते हो या कह सकते हो पॉइंट साइज बनेगी। कह सकते हो पॉइंट साइज बनेगी। अच्छा, वही ऑब्जेक्ट जो कि इनफाइनाइट पर था अगर थोड़ा सा चलकर आगे आ जाए और सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पहले कहीं बन जाए, यानी बियॉन्ड सी। सी को हम 2f भी लिख सकते हैं बट जरूरत नहीं है, सी से ही पढ़ सकते हो। तो बियॉन्ड सी अगर कहीं बन रहा है तो इसकी जो इमेज होगी वो सी और एफ के बीच में कहीं बनेगी। इमेज कहां बनेगी? सी और एफ के। ठीक है, कैसी बनेगी? रियल बनेगी। जब तक कॉनकेव मिरर के अंदर तुम्हारी इमेज लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बन रही है तब तक तुम्हारी इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी। रियल और इन्वर्टेड लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जहां वो राइट साइड पे गई वर्चुअल और इरेक्ट बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इन्वर्टेड बनेगी। स्मॉलर देन, देख रहे हो ये स्मॉलर साइन है, इमेज हमेशा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रहा है। अच्छा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सी पर ही आके खड़ा हो जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ जाए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब आ जाएगा तो इमेज भी कहां बनेगा? सी पर ही बनेगा। मतलब सी एक पोजीशन है जहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट पर होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे है तो रियल, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इन्वर्टेड और साइज में देखो सेम साइज का बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर इमेज और आगे चला जाए, सी और एफ के बीच में आ जाए, सी और एफ के बीच में आ जाए तो इमेज कहां बनेगी भाई? देखो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, इमेज कहां हो गई? और पीछे हो गई, यानी बियॉन्ड सी। बियॉन्ड कहां हो गई? सी। सी से भी पहले चली गई। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो रियल, लेफ्ट हैंड साइड पे है इन्वर्टेड और देखो इमेज इतना, ऑब्जेक्ट इतना सा था, इमेज इतना सा बन रहा है, मतलब लार्जर। अब साइज क्या हो गया इमेज का? लार्जर हो गया। दूसरा, हमने इस बार क्या किया? ऑब्जेक्ट को एफ पर ही रख दिया। जब हमारा इनफाइनाइट पर था तो एफ पर बन रहा था, यानी जब एफ पे होगा तो इमेज कहां बनेगा? इनफाइनाइट पर।
बिहाइंड द मिरर बनने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां पे गलत लिखा हुआ है, ये इनफाइनाइट पर बनेगा, ठीक है, ये इनफाइनाइट पर बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, रियल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ही बन रहा है, और इरेक्ट नहीं होगा, इन्वर्टेड ही होगा। ये गलत थोड़ा सा लिख गया है, इन्वर्टेड होगा। मैंने क्या कहा था, जब लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो रियल बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो इन्वर्टेड बनेगा। हाँ, बस ये कहां बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा, एफ पर है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लार्जर बनेगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस कहां जाकर मिलती हैं, इनफाइनाइट पर मिलती हैं। अब अगर एफ और ओ फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर यानी पी पोल के बीच में कहीं बन जाए, एफ और पी के बीच में हमारा कहीं ऑब्जेक्ट रख दें, तो इसकी इमेज इस साइड बनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस साइड कहीं लाइन मैच नहीं करेगी, तो ये उस साइड चला जाएगा, नहीं बिहाइंड द मिरर चला जाएगा। और बिहाइंड द मिरर जब चला गया तो राइट हैंड साइड पे गया, यानी इमेज वर्चुअल उस साइड है और इरेक्ट और लार्जर तो आपको दिख ही रही है। तो ये हमारा पूरा डायग्राम था कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर की भी बात समझ लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की भी चलो बात समझ लेते हैं, बहुत इजी तरीके से, दो ही डायग्राम आते हैं उसमें। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर हम इनफाइनाइट पे रखें तो, और दूसरा बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट कहीं पर हो तो, या इसको हम लिख सकते हैं ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर भी अगर कहीं है तो भी हम सेम फिनोमेना हमारा काम करने वाला है, ठीक है। तो इनफाइनाइट वाला केस देख लेते हैं, अगर इनफाइनाइट पर है तो एफ पर बनेगा, लेकिन कौन से वाले एफ, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर वाले एफ पर बनेगा। दूसरी साइड बन रहा है तो वर्चुअल बनेगा, दूसरी साइड बन रहा है इरेक्ट बनेगा और पॉइंट साइज का बनेगा, ठीक है। याद रखना कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनता है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनता है, और स्मॉल ही बनेगा, या तो पॉइंट साइज बनेगा, स्मॉल बनेगा, लार्जर कभी नहीं बनता, ठीक है। अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे ही अपना कहीं ऑब्जेक्ट रख लिया है तो ये भी कहां जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं है तो वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, और वो भी कहां, पोल और एफ के बीच में, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में, बिहाइंड द मिरर राइट साइड पे है तो वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर। तो प्लेन मिरर के अंदर रे डायग्राम कैसे बनते हैं, इस चीज की पूरी इंफॉर्मेशन अब आप लोगों को मिल चुकी है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बस आंसर लिख कर चले आना, फुल मार्क्स मिलेंगे। ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से अच्छे से लर्न करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है, उस चीज को कंसीडर जरूर किया जाएगा। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। कभी कभी 1 मार्क्स में इसके क्वेश्चन पूछ देते हैं, या फिर कह सकते हो कि एमसीक्यूज में पूछ देंगे, या केस बेस्ड क्वेश्चन में इस चार्ट से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। और देखो यूजेस कहां कहां होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना भी केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए। तो 1 मार्क का क्वेश्चन तुम्हें इस पेज से देखने को मिल सकता है। टॉर्च में तुम्हारा कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर मिलेगा, ठीक है। सर्च लाइट में हेडलाइट्स, व्हीकल की हेडलाइट्स में मिलेगा। सेविंग मिरर जो होता है वहां देखने को मिल जाएगा। डेंटिस्ट जो छोटा सा मिरर यूज करते हैं हमारे दांतों में डालकर, वहां देखने को मिल जाएगा। और लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू द प्रोडक्ट हीट ऑफ द सोलर फर्नेस, यानी सोलर एनर्जी को भी मतलब एक तरह से ज्यादा कलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के यूज की बात की जाए तो रियर व्यू मिरर की बात करते हैं। जब हम व्हीकल्स में साइड में जो मिरर लगे रहते हैं ना, पीछे की कार्स वगैरह को देखने के लिए, तो वहां पर कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है, ठीक है। और दे आर यूज्ड एज अ मैजिक मिरर टू फॉर्म द फनी इमेजेस। तुमने कभी साइंस म्यूजियम में जाकर देखना अपने शहर के, वहां अलग अलग टाइप्स के मिरर रखे होते हैं जिसमें तुम मोटे, पतले, लंबे, चौड़े दिखाई देते हो, है ना। वो कैसे करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर का ही कमाल है। अलग अलग साइज तरह के कॉन्वेक्स मिरर बनाए जाते हैं जिससे वो सारी इमेजेस हमें फॉर्म होकर मिल जाती हैं। तो ये इमेजेस का एक तरह से समझ लो डिफरेंसेस था कि दोनों तरह के इमेजेस में, दोनों तरह के मिरर में क्या डिफरेंस होता है और कहाँ यूज किए जाते हैं, और यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा फिक्स हो जाता है। अब हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। देखो यार, न्यूमेरिकल तो लाइट चैप्टर में आएंगे ही आएंगे, 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल तो लिख के रख लो। अब न्यूमेरिकल के लिए तुम्हें साइन कन्वेंशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें साइन कन्वेंशन नहीं आया तो तुम्हारा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है कि हमें कोई भी डिस्टेंस पोल से लेनी है। कोई भी डिस्टेंस कहां से लेनी है, पोल से लेनी है। अब देखो सेम अगर ये चीज समझ जाते हो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए सेम चीज है, तो कोई भी डिस्टेंस कहां से कंसीडर करनी है, पोल से। अब पोल पे ही तुम एक्स और वाई एक्सिस बना दो, ये एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। अब हमें अच्छे से पता है
कि अगर इस पोल से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव कंसीडर की जाएगी। मान लो हमारा ऑब्जेक्ट ये था, ऑब्जेक्ट ये था, अब तुमसे अगर पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछेगी, तुम्हें पता है लेफ्ट हैंड साइड पे चलना है, इसकी डिस्टेंस को हम नेगेटिव ले लेंगे। इमेज अगर मान लो राइट साइड में बन रहा है और हमें पोल से राइट हैंड साइड पे जाना है तो इमेज तक की डिस्टेंस को हम पॉजिटिव ले लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? पोल से लेफ्ट नेगेटिव, पोल से राइट, राइट इज ऑलवेज राइट यार, पॉजिटिव ही आएगा, है ना। ऊपर की तरफ अगर तुम जाते हो, हाइट, अगर हम हाइट ले रहे हैं और हाइट ऊपर की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, ऊपर जाने का मतलब ही प्लस, तो यहां पर हाइट को क्या ले लेंगे? प्लस। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ आते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो इमेज थी हमारी, इसकी हाइट देखनी है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ आ रहे हो तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? नेगेटिव। यानी प्रिंसिपल एक्सिस से लेफ्ट और नीचे जाते हो तो नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से राइट और ऊपर जाते हो तो पॉजिटिव। ये सिंपल सा फंडा है, चाहे तुम कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हो, दोनों के लिए ही, ठीक है। आई होप क्लियर आ गया होगा। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे न्यूमेरिकल के लिए, अगर ये नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं मैग्निफिकेशन के ऊपर। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन तुमसे यहां से पूछ लेते हैं वो कभी कभी, 1 मार्क्स का होगा नहीं, 1 मार्क्स से क्वेश्चन तुमसे पूछ लेंगे। मैग्निफिकेशन बेसिकली होता क्या है? मैग्निफिकेशन का मतलब बहुत सारे बच्चे समझते हैं बड़ा दिखना, जूम हो जाना, नहीं। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है चेंज। किसमें चेंज? ऑब्जेक्ट के साइज और इमेज के साइज में चेंज होना। अब ये चेंज दोनों तरह से हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। कहने का मतलब ये हो सकता है मैं किसी मिरर में देखूं मेरा साइज छोटा दिखाई दे, ये भी मैग्निफिकेशन है। हो सकता है किसी मिरर में मेरा साइज ज्यादा बड़ा दिखाई दे, ये भी मैग्निफिकेशन है। अब समझते कैसे हैं मैग्निफिकेशन को? तो बेसिकली ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, HI और HO, ही हो याद रखना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सॉरी ही हो। तो हाइट ऑफ इमेज को अगर हम डिवाइड कर दें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से तो वो क्या बन जाएगा? मैग्निफिकेशन। लेकिन ये हुआ किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। ये फॉर्मूला है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इसके बेसिस पे क्या हो गया? ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर हम -v अपॉन यूज कर देंगे, अच्छा v क्या है? ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस, और u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो अगर हम इसको भी कर देंगे तो भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है और ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। तो टोटल 2 फॉर्मूले यहां से निकल कर आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है? कंडीशन की। प्रॉब्लम क्या है? कंडीशन, कि यहां पर तुम्हारे पास कुछ कंडीशंस हैं। अब ये कंडीशंस है क्या? कंडीशन होती क्या है? तो कंडीशन यहां पर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा मैग्निफिकेशन, ये जो m आया, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, इसकी वैल्यू अगर 1 के इक्वल है तो दोनों का साइज, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, दोनों ही क्या हैं? इक्वल हैं। यानी दोनों सेम साइज के हैं भाई, सब सेम साइज के हैं, ऑब्वियसली हमें पता है। अगर m की वैल्यू किससे बड़ी है? 1 से बड़ी है। m की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है तो इमेज लार्जर है। इमेज क्या है? लार्जर। इमेज का साइज क्या है? बड़ा है, ठीक है। और अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है, यानी नेगेटिव वैल्यू है, तो यहां पर क्या है? इमेज जो है वो स्मॉलर है। इमेज क्या है? स्मॉलर। यानी m इज इक्वल टू 1, तो इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज दोनों सेम है। m की वैल्यू ग्रेटर देन 1, या इसको कह सकते हो कि m क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। m पॉजिटिव हो गया तो इमेज बड़ा हो जाएगा। m अगर हमारा नेगेटिव हो गया तो इमेज छोटा हो जाएगा। ये एक कंडीशन है जो 1 मार्क्स और केस बेस पे तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको सेम ऐसे ही याद करना, FVU करके, FVU करके। कहते हैं कि लेंस का जब फॉर्मूला पढ़ोगे ना तो बस तुम्हारा ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा? वहां पर माइनस। मिरर में प्लस, मिरर में प्लस, लेंस में माइनस, मिरर में प्लस, लेंस में माइनस। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यहां कहां आती है? प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि ये u और v में कि कौन सी इमेज की डिस्टेंस है, कौन सी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब ये प्रॉब्लम दूर कैसे होगी? फिजिक्स पढ़ी रखे हो, है ना, बेसिक फिजिक्स क्लास 9th 8th सब पढ़ रखे हैं। हमें पता है एक हमारे पास होती थी इनिशियल वेलोसिटी। क्या होती थी? इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्टार्ट होने वाली वेलोसिटी। इसको हम डिनोट करते थे u से। एक होती थी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब खत्म होने वाली वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते थे v से,
राइट। U का मतलब स्टार्टिंग, V का मतलब फिनिश। अब तुम मुझे बताओ कि अगर कोई इमेज बन रही है तो क्या ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट हो ही ना तो क्या इमेज फॉर्म होगी? नहीं। यानी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग है और इमेज क्या है? एंडिंग। यानी यू कैसे क्या रिप्रेजेंट करते थे? स्टार्टिंग। यानी यू क्या है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगी, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इमेज फॉर्म नहीं होगी। और वी क्या हो गया? इमेज की डिस्टेंस। याद रहेगा आप कि u मतलब इनिशियल, इनिशियल का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनिशियली हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तभी हम फाइनली जाकर इमेज फॉर्म कर पाएंगे, राइट। तो u हो गया हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और v हो गया हमारा इमेज की डिस्टेंस और f हमें पता है फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। तो आई होप मिरर का ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें अब इजीली समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। एंड नाउ अब बारी है हमारी रिफ्रैक्शन की तरफ जाने की। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में बेसिक डिफरेंस बता दूं मैं पहले। जहां रिफ्लेक्शन बाउंस बैक हो जाता था, लाइट जो है वो बाउंस बैक हो जाती थी, मतलब वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में नहीं होता। रिफ्रैक्शन में लाइट जो है उस सरफेस को क्रॉस करके दूसरी साइड जाती है और वहां पे थोड़ा सा बेंड हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम। यानी हम कह सकते हैं कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने पाथ से थोड़ा सा घबरा जाती है। अब वैसे ही बात समझ लो, एक अलग मेजॉरिटी की लाइट है, दूसरी संगत में जा रही है तो थोड़ी बहुत तो बेंड होगी होगी, है ना। तो चलो इस चीज को समझ लेते हैं, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। ये हमने एक सरफेस ले लिया है, ऊपर मान लेते हैं हमने एयर ले लिया और नीचे क्या ले लिया? वाटर। ठीक है, दो मीडियम ले लिया, एयर और वाटर। तो ये हमारा हो गया रेयरर मीडियम, क्योंकि बहुत हल्का है एज कंपेयर टू द वाटर, और ये क्या हो गया? डेंसर, राइट। रेयरर और डेंसर दो मीडियम हो गए। ये हमने एक नॉर्मल लाइन डाल दी जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हमारी इंसिडेंट रे और ये हमारी रिफ्रैक्टेड ले, नॉट रिफ्लेक्टेड, इट्स रिफ्रैक्टेड ले। ठीक है, ये हमारा एंगल आई बन जाएगा और ये हमारा एंगल आर बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मली अगर हम देखें तो इस लाइट को बहुत ही अच्छे से ऐसे जाना चाहिए, बट ये नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि मीडियम में चेंज हो रहा है, और जब भी मीडियम में चेंज होता है लाइट अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ गई? डायरेक्शन में चेंज आना। अब ये डायरेक्शन चेंज होने की भी एक कंडीशन है कि अगर लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाती है, रेयरर टू डेंसर जाती है, अगर लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाती है तो देखो इसको ऐसे जाना चाहिए, बट किधर की तरफ मूव कर दी? नॉर्मल की तरफ। तो ये क्या हो जाता है? टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल। यानी अगर लाइटर से डेंसर या फिर कह सकते हो रेयरर से डेंसर में जा रही है तो वहां पर क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स नॉर्मल। और सेम इसका उल्टा, डेंसर टू रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। चलो आई होप यहां तक क्लियर होगा। अच्छा, अब इसी फिनोमिना में एक पूछा जाता है स्नेल्स लॉ। अब ये स्नेल्स लॉ कहता क्या है? हमें पहले से पता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये चीज तो हमें पहले से पता है। अब स्नेल्स लॉ ने यहां पर साइन लगा दिया। क्या लगा दिया? साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं म्यू। ये क्या है? स्नेल्स लॉ। अब इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, अभी आगे टॉपिक में। बेसिकली स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमेशा क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, क्योंकि हर बार एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होना ही होना है। साइन के साथ दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो फाइनली आंसर हमारा कांस्टेंट ही आने वाला है। क्लियर हो गया? रिफ्रैक्शन क्या होता है? फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। चलो देखते हैं। तो हमारा जो हम म्यू की बात कर रहे थे उसकी बात करते हैं। अच्छा देखो, रिफ्रैक्शन भी यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। अब रिफ्रैक्शन तो हमें समझ में आ गया कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। दूसरा एक रिफ्रैक्शन आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन में एक जगह हमेशा एयर ही होगा। क्या होगा? एयर ही होगा। दूसरी जगह कोई मीडियम हो सकता है। जैसे अगर हम नॉर्मल रिफ्रैक्शन की बात करें तो हम लिखेंगे मीडियम 1 एंड मीडियम 2। कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर एंड गैस हो सकती है, कोई अलग टाइप की गैस हो सकती है, वाटर एंड डायमंड हो सकती है। ये सिंपली रिफ्रैक्शन है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन की बात करें तो यहां पर एक जगह एयर का होना कंपलसरी है और दूसरी जगह हम कोई भी मीडियम ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये एक रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता क्या है? एक तरह का
रेशियो। अब ये रेशियो कहता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मैंने बताया था साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू। म्यू होता है क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन इसी चीज को अगर हम यहां पर थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखें, हालांकि हमें डेरिवेशन नहीं करना है, इसका सिंपल फिनोमिना है ये, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखते हैं म्यू 2 1, अगर ऐसे लिख रहे हैं तो, अदरवाइज हम इसको लिख सकते हैं म्यू 1 एंड 2। याद रखना मीडियम 1, जो मीडियम ऊपर होता है वो पहले होता है, लेकिन अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो बाद में लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। और ये जो बाद में हम लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर। बात समझ में आई? ये लिखने का तरीका जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में अगर लिख कर आया तो तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई ये मीडियम 1 ऊपर रहेगा या 2 ऊपर रहेगा। इस केस में 1 ऊपर रहेगा 2 नीचे रहेगा, इस केस में 1 ऊपर रहेगा 2 नीचे रहेगा। दोनों में बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो याद रखना फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। वही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं c से, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में हम ले रहे हैं यानी v। यहां पर लिखने का तरीका सिर्फ क्या है, म्यू m, क्योंकि मीडियम एक ही है, पहला वाला तो हमें पता है क्या है m, तो इसलिए हमने क्या लिख लिया है, सिर्फ म्यू m। तो आई होप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उस पर तुम डायरेक्ट वैल्यू रख के न्यूमेरिकल अब सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो फिलहाल हम आगे आते हैं और अपने सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है लेंस। अब लेंस भी देखो दो तरीके के होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मिरर में कॉन्वेक्स और कॉनकेव। यहां पे देखो जो केव वर्ड है इसका मतलब कि इसके अंदर जगह खाली है, यहां पर अंदर जगह खाली नहीं है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि जो लेंस बीच में नैरो और साइड साइड में ब्रॉडर होते हैं वो होते हैं कॉनकेव लेंस, और जो बीच में ब्रॉडर और साइड साइड में नैरो होते हैं इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हो गया? हाँ, यहां पर थोड़ा सा उल्टा है, जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, और जो कॉनकेव है ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, जैसा कि तुम्हें डायग्राम में देखकर लग ही रहा है। बात समझ में आ गई? अब यहां पर हम फिनोमिना समझ लेते हैं, सेम वही सारे पॉइंट्स वगैरह सब कुछ आएंगे। अगर हम यहां पर इसको ऐसे मिला लें और इसको ऐसे मिला लें, दो सर्कल बन रहे हैं, राइट? तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका C1 और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, सेम यही चीज इसमें भी होगी, राइट? दो सेंटर हैं, बीच वाले डिस्टेंस को इस बार हम P ना लेके O लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। जहां हम मिरर में पोल ले रहे थे वहां पर हम अब क्या लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेंगे, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर ले लेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, C1 और O के बीच का जो पॉइंट होगा ये एक फोकस पॉइंट जो F1 हो जाएगा। C2 और O के बीच का जो एक पॉइंट होगा मिड का, वो हो जाएगा F2, दूसरा फोकस पॉइंट। यानी 2C 2F। बात समझ में आ गई? लेफ्ट हैंड साइड को C1 F1 और राइट हैंड साइड को C2 F2। हाँ, हमें पता है इसको हम C2 F1 भी लिख सकते हैं और उसको हम 2 F2 भी लिख सकते हैं, ये सबको पता है। तो बेसिक चीजें भी क्लियर हो गई, यानी बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी वो भी क्लियर हो गई। तो चलो ये चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको डायग्राम के बेसिस पे समझा दिया है। आते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, दैट इज इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के टोटल 6 फेजेस हैं जिससे इमेजेस फॉर्म होती है। अब वो देखते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहला केस वही हमारा जो इनफाइनाइट पर होगा, इनफाइनाइट पर होगा तो F2 पर बनेगा, इनफाइनाइट पर होगा तो F2 पर बनेगा। F2 कहां था? राइट हैंड साइड पे। अच्छा, कैसा बनेगा? F2 पे बनेगा। राइट हैंड साइड पर है तो रियल और इन्वर्टेड ही बनने वाला है, रियल और इन्वर्टेड, और दिख रहा है बहुत ज्यादा स्मॉल। सेकंड, हमारा इमेज ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से 2F के कहीं पहले आ गया, तो ये कहां बनेगा? F2 और 2F यानी C2 के बीच में कहीं बनेगा, बिटवीन C2 एंड F2। राइट हैंड साइड पे बन रहा है तो रियल और इन्वर्टेड और स्मॉलर। बात समझ में आ गई? अच्छा, हमने कहां ले लिया? C1 पे ही ले लिया अपना ऑब्जेक्ट इस बार, तो ऑब्जेक्ट कहां, इमेज कहां बनेगी? C2 पर बन जाएगी। ये रहा हमारा C2 पर इमेज बन गई। राइट हैंड साइड पे बन रहा है तो रियल और इन्वर्टेड और सेम साइज का बन रहा है, यानी C पे जब भी बनेगा तो सेम साइज का बनेगा, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो। ठीक है, अगर हमने C से थोड़ा और आगे बढ़ाया, C1 और F1 के बीच में कर दिया,
तो इमेज कहां बन जाएगा, बियॉन्ड FC2, C2 के भी और आगे बनेगा। राइट हैंड साइड में बन रहा है तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन इस बार ये लार्जर बनेगा, लार्ज साइज का बनेगा। और कहां बनेगा, बियॉन्ड C2, C2 के और आगे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, पांचवी कंडीशन देखते हैं। अगर हमने F1 पर ही लाके अपने इमेज को रख दिया, अच्छा इनफाइनाइट पर था तो कहां बन रहा था, F2 पर। अब जब हमारा F1 पर है तो कहां बनेगा, इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट पर बन गया। राइट हैंड साइड में ही है तो रियल और इन्वर्टेड, और इनफाइनाइट पर बन रहा है भाई साहब बहुत ही ज्यादा लार्ज। ठीक है, लास्ट कंडीशन जो कि हमारी होती है F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने रख दिया है अपने ऑब्जेक्ट को। इसकी कंडीशन का नाम जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, पर सिंपल माइक्रोस्कोप कंडीशन भी बोलते हैं। कभी एग्जाम में पूछ दिया कि ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोपिक लेंस, तो भाई बस यही वाला डायग्राम बना देना, कुछ भी कंफ्यूजन की बात नहीं, फुल नंबर मिल जाएंगे। कंफ्यूज मत होना कि भाई माइक्रोस्कोप कैसे बनाना यार, अरे यही सिंपल फिनोमिना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट इधर बन रहा है तो जहां रियल बनता था वहां वर्चुअल, और जहां इन्वर्टेड बनता था वहां इरेक्ट। लार्जर देख के लग रहा है और सेम साइड पे ही बनेगा, इसी साइड पे कहीं ना कहीं बन जाएगा। तो ये था हमारा इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब आते हैं कॉनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं। तो उसकी हमारे पास दो ही कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या कहती है कि अगर हमारी जितनी भी रे, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पर है तो F1 पे बन जाएगा। F1 पे वर्चुअल बनेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे है, इरेक्ट बनेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर है, पॉइंट साइज क्योंकि एक पॉइंट पर बन रहा है जो कि F1 है। दूसरा, प्रिंसिपल एक्सिस पे हम कहीं भी रख दे अपने ऑब्जेक्ट को तो वो कहां बनेगा, जाएगा आएगा और यहां पर बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं बनेगा, लेकिन सेम साइड पर बनेगा। अच्छा, सेम साइड पर है तो वर्चुअल, सेम साइड पर है तो इरेक्ट, और स्मॉलर जो कि तुम्हें देखने को मिल ही रहा है। तो ये थे हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम, जहां से तुमसे क्वेश्चंस 100% पूछे ही जाते हैं। क्लियर हो गई ये चीज। अब आगे आते हैं साइन कन्वेंशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना तुम लेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। अब लेंस का हो या मिरर का हो, साइन कन्वेंशन सेम होता है। जहां पर हम मिरर में हमने पढ़ा था कि हम सारी की सारी डिस्टेंस पोल से ले रहे थे, पोल से। अब वो पोल से डिस्टेंस ले रहे थे तो लेफ्ट साइड में हमारा नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। वही डिस्टेंस इस बार हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, यानी हमारी जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है वो सब की सब ऑप्टिकल सेंटर से ही काउंट होगी, ऑप्टिकल सेंटर से काउंट होगी। यानी ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम इमेज की डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो नेगेटिव, इमेज या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस राइट हैंड साइड में देखेंगे तो पॉजिटिव। इमेज की हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ होगी तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ होगी तो नेगेटिव। सेम यही हम कॉनकेव लेंस में भी देख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। बात समझ में आ गई। बस एक ही चीज याद रखने वाली चीज है कि सारी की सारी जो डिस्टेंस होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से ही होगी लेंस में, और प्रिंसिपल पॉइंट यानी पोल से होगी हमारे मिरर में। बस इतनी सी चीज तुम्हें याद रखनी है। इतना याद है, न्यूमेरिकल कभी गलत हो ही नहीं सकते, इस चीज का कॉन्फिडेंस रख लो कि कभी भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगी। कितना भी टफ से टफ न्यूमेरिकल होगा वो गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, मैं एक वीडियो स्पेशली न्यूमेरिकल की भी लाऊंगा, 100% उन्हीं टाइप्स के न्यूमेरिकल तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। ये डैम श्योर है, मतलब पूरी तरह से श्योर है कि उसी टाइप के न्यूमेरिकल नंबर ऑफ चांस है, 99% चांस है कि पूछे जाएंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपने कमेंट्स करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और क्या तुम्हें इसमें वीडियो में मतलब किस टाइप की वीडियो और चाहिए ताकि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम और अच्छा हो पाए। फिलहाल चलो हम बढ़ते हैं अपने मिरर फॉर्मूले की तरफ। मिरर फॉर्मूले में हमने क्या कहा था, बिल्कुल सीक्वेंस में याद करना है, FVU 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस में मिरर में बोला था। अब क्यों बोला था, क्योंकि लेंस में सिर्फ प्लस की जगह क्या कर देना है, माइनस। बहुत सारे बच्चे इसको 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v याद करते हैं मिरर के केस में, क्योंकि मिरर के केस में प्लस होता है तो गलत होने के चांस तो है नहीं। लेकिन जब लेंस की बात आती है तो इसी प्लस की जगह वो माइनस कर देते हैं। अब यहां उनके साथ गेम हो जाता है, क्योंकि भाई पूरी फ्यूचर ही बदल दिया आपने तो लाइट का। तो ऐसा मत करना, है ना। हमेशा याद रखना कि FVU याद करना है, ठीक है। FVU और मिरर में प्लस और हमारे लेंस में माइनस। क्लियर है।
सेम वही चीज यहां भी है, u जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस और f फोकल लेंथ मैंने बताया था इनिशियल ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज। क्लियर? तो आई होप बहुत अच्छे से याद होगा। लेंस दोनों ही लेंस में कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए लेंस फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम होता है। चलिए आती है मैग्निफिकेशन की बारी। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो इन टर्म्स ऑफ v और f, यानी हमारे पास ये छोड़ दो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला सेम होने वाला है, लेंस का हो चाहे मिरर का हो। हाँ, v और u के रिस्पेक्ट में फॉर्मूले में चेंज है, जहां मिरर में माइनस था अब लेंस में पॉजिटिव है, बस यही चेंज है। फॉर्मूला पूरा सेम है, बस सिंबल अपोजिट कर देना है, मिरर फॉर्मूले और लेंस फॉर्मूले में भी और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में भी, बस यही डिफरेंस है हमारा, बाकी दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। और मैं पहले ही बता दूं, पूरे साइंस और पूरी मैथ की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे आने वाले हैं विद दियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, हर एक चीज जो बोर्ड एग्जाम में आपको 95 स्कोर करने में हेल्प करेगी वो इस चैनल पर बहुत ही जल्द आने वाली है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के साथ। और मेक श्योर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे सेक्रेट फोल्डर जो हैं वो आपको वहां पर इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है दैट इज SURYA0315। मेक श्योर फॉलो कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा मुझे डीएम कर देना, मैं हमेशा और हर बच्चे के मैसेज का रिप्लाई जरूर करता हूं।